हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका यूपी डबलएससी पेड एग्ज़ाम 2022 में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारे आज के इस सेशन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज की क्लास को शेयर करेंगे। दोस्तों, आज के पहला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया? सभी दोस्त इसका आंसर बताने वाले हैं। साइमन कमीशन भारत कब भेजा गया? वर्ष 1937 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1917 में या फिर वर्ष 1958 में? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है, भारत में कब भेजा गया? तो भारत में कब भेजा गया? वर्ष 1928 में। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है भारत में कब भेजा गया? 1928 में। लेकिन अगर बात करी जाएगी गठन, तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में हुआ था। याद रखेंगे, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में इसे भारत भेजा गया था। अगर बात करी जाएगी, इसे ही व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। इसे ही व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आप सभी लोग देखेंगे। बाबर ने लोदियों को प्रथम युद्ध में हराया था। तो बाबर ने लोदियों को किस प्रथम युद्ध में हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, गुजरात के, या फिर कुरुक्षेत्र में, या फिर दिल्ली के? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो बाबर ने लोदियों को के प्रथम युद्ध में हराया था। तो किसके प्रथम युद्ध में हराया था? तो बाबर ने लोदियों को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग फटाफट से आज के सेशन को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर अवश्य करेंगे और साथ ही साथ में लाइक भी करेंगे। तो अगर बात की जाएगी पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत के प्रथम युद्ध की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो यह 1526 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और अगर बात की जाएगी यह युद्ध किसके बीच में हुआ, तो यह युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग देखते हैं। तो एक और बात अति महत्वपूर्ण है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सेना को परास्त किया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया था। तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। ध्यान रखेंगे, बाबर की विजय हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्त देखेंगे। नागार्जुन कौन थे? बताएंगे कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नागार्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, या फिर एक जैन भिक्षुक, या फिर एक बौद्ध दार्शनिक? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी नागार्जुन की, तो नागार्जुन जो थे ये एक महायान बौद्ध के दार्शनिक थे। कौन थे? महायान बौद्ध के दार्शनिक थे। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कहाँ के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? बताएंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कहाँ के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? मुगल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, या फिर चोल? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो है प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। कहाँ के? प्रतिहार के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिहार। तो प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला जो प्रश्न है इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्त देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कई बार हमने आपको अपने सेशंस में बताया है, तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी या फिर रामास्वामी सीआर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल की, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। और अगर बात करी जाएगी, इन्हें स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इन्हें किस नाम से जाना गया? तो इन्हें राजा जी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जाने गए। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्त ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज्य की नींद उड़ गई थी? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में सभी लोग छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद में कौन सा आंदोलन था जिसमें पहली बार ब्रिटिश राज्य की नींद उड़ गई? तो इसका सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन ने पहली बार अंग्रेज शासकों की नींद उड़ा दी थी। और असहयोग आंदोलन की बात करी जाएगी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत जो है अगस्त 1920 में 1 अगस्त सन 1920 में इसकी शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात करी जाएगी इसमें असहयोग आंदोलन में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। और इसके अंतर्गत क्या हुआ? तो इसके अंतर्गत न्यायालयों का बहिष्कार किया गया और साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और पूर्ण रूप से परित्याग कर देने के लिए जो है यह आंदोलन चलाया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय, संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनिमय या फिर उच्च शिक्षण से राज्य सहायता की क्रमिक निकासी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी हंटर कमीशन द्वारा कौन से हंटर कमीशन के द्वारा किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो हंटर कमीशन के द्वारा स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। स्त्री शिक्षा की सिफारिश की गई है और इसमें बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए यह जो है कमीशन लाया गया है और इस कमीशन के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है। अगर बात करी जाएगी हंटर शिक्षा कमीशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? हंटर कमीशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की क्या की गई है? स्थापना की गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 1882 में कब हुई है? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इस कमीशन को ही भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है देखेंगे अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करता है? ये इस वाक्य के लिए कौन जाना जाता बताएंगे। एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है, इस वाक्य के लिए कौन जाना जाता है? लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। तो ये जो कथन है ये किसने कहा है कि एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करता है? एम.के. गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा कथन यह कहा गया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, अनियंत्रित कलम महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों
वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है, बताएंगे फटाफट से। संस्कृत और हिंदी का, हिंदू और उर्दू का, हिंदी और उर्दू का, संस्कृत और उर्दू का, या फिर संस्कृत हिंदी और उर्दू का। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है हिंदी और उर्दू मिलकर क्या बना है, हिंदुस्तान शब्द का निर्माण किया गया है। हिंदू और उर्दू शब्द से मिलकर हिंदुस्तान शब्द का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ जो है अगर बात करी जाएगी हिंदी और उर्दू मिलाकर कौन सा शब्द का निर्माण किया गया है, हिंदुस्तान शब्द का निर्माण किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, बताएंगे फटाफट से। होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, M.K. गांधी, या फिर एनी बेसेंट। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी होम रूल लीग आंदोलन तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, एनी बेसेंट जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। और अगर बात की जाएगी इसे कब शुरू किया गया, 1916 में, 1916 में इसे शुरू किया गया, 1916 में शुरू किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर था उस समय, इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो मुख्यालय की अगर दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो इसका मुख्यालय जो है मद्रास में था। कहाँ पर था, मद्रास में इसका मुख्यालय था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी होम रूल लीग आंदोलन के उद्देश्य की, तो होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है भारत को स्वशासन का परिचय करवाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर बात करी जाएगी एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, बनी कौन, तो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी, तो दोस्तों पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात करी जाएगी तो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी, तो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। कौन, एनी बेसेंट बनी। दोस्तों अगर बात करी जाएगी स्वतंत्र भारत की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी है, तो इंदिरा गांधी। और अगर बात की जाएगी पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एनी बेसेंट ये पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, प्रसाधन, नॉन स्टिक कढ़ाई, टायर, या फिर प्लास्टिक के पाइप। तो अगर बात की जाएगी दोस्तों पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह एक कठोरतम पदार्थ होता है और इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, प्लास्टिक के पाइप का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, प्लास्टिक के पाइप। और साथ ही साथ फर्श बिछाने वाले चादर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, पीवीसी के द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं है। ऑप्शन है साहिबी, बेड़च, दोहन, या फिर चेनाब। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी चेनाब नदी की, तो चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से नहीं हुआ है, छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से नहीं हुआ, तो चेनाब नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं हुआ है, अरावली की पहाड़ियों से नहीं हुआ है दोस्तों। अगर बात करी जाएगी अरावली, ठीक है, अरावली, तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ, राजस्थान में दोस्तों स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ। और अरावली की पहाड़ियाँ में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो माही, लूनी, साहिबी, दोहन, बेड़च। इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो इन नदियों का उद्गम अरावली से होता है। एक बार जानेंगे कौन कौन सी नदियां हैं, माही, लूनी, साहिबी, बेड़च, दोहन। तो इसमें लिखी हुई हैं आपकी, तो ये तीन जो हैं अरावली नदियों के द्वारा इनका उद्गम होता है। साथ ही साथ में आपकी हैं जैसे माही हो गई और आपकी हो गई लूनी। तो इन नदियों का उद्गम भी कहाँ से हुआ है, अरावली से हुआ है, अरावली पहाड़ियों से इनका उद्गम हुआ है दोस्तों। अगर बात करी जाएगी चेनाब नदी की, तो चेनाब नदी की अगर बात करी जाएगी तो चेनाब नदी दोस्तों
चंद्रभागा नदियों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? तो चंद्रभागा नदियों से मिलकर बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए हैं, इन्हें अधिकतम न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कोट को चुनिए। आइस कैप, भौम जल या फिर नदी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है नदी, आइस कैप, भौम जल। ऑप्शन सी है भौम जल, आइस कैप, नदी। और ऑप्शन डी है आपका नदी, भौम जल, आइस कैप। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आइस कैप, भौम जल और नदी। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आइस कैप, भौम जल एवं नदी। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। इस द्वीप समूह क्ले द्वीप में पूर्वी तट पर असंख्यित गोलास्मो, रोड़े, बंडियों, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं या संदर्भित द्वीप है, बताएंगे। आपका क्वेश्चन क्या, एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं। इस द्वीप समूह क्ले द्वीप में पूर्वी तट पर असंख्यित गोलास्मो, रोड़े, बाटियों, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं या संदर्भित द्वीप है। कौन सा द्वीप है, बताएंगे। अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कच्छकारण या फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी इसका सही आंसर क्या है, तो मन्नार की खाड़ी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मन्नार की खाड़ी यह द्वीप जो है पूर्वी तट पर स्थित है। इसमें गोलास्मो, रोड़े, बाटिया, कंकड़ों से बने हुए समुद्री किनारे मिलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में आती हैं, बताएंगे। नीचे दिए गए फसलों में कौन सी खरीफ फसलों में आती है? धान और मक्का, गेहूं और मटर, जौ और सरसों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो खरीफ की फसल किस माह में होती है, किस ऋतु में होती है? तो खरीफ की फसल दोस्तों वर्षा ऋतु में होती है। किस ऋतु में होती है? खरीफ की फसल जो है वर्षा ऋतु में होती है। और अगर बात कर दी जाएगी रबी की फसल कब होती है, तो रबी की फसल आपकी कब होती है, बताएंगे। रबी की फसल आपका होता है शीतकालीन ऋतु में। कौन सी फसलें होती हैं? रबी की फसलें होती हैं आपकी शीत ऋतु में। और अगर बात करी जाएगी जायद की, तो जायद की फसलें कब होती हैं, तो जायद की फसलें जो हैं गर्मी के मौसम में आपकी कौन सी फसलें होती हैं, जायद की। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धान और मक्का। धान और मक्का एकदम करेक्ट आंसर है। धान और मक्का की फसलें जो हैं वर्षा पर आधारित फसल हैं। इनकी जून तथा जुलाई माह में बुआई कराई जाती है और साथ ही साथ में सितंबर और अक्टूबर माह में इनकी कटाई होती है। तो धान और मक्का इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। खरीफ की अन्य फसलें हैं धान मक्का के साथ में आपके ग्वान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, कपास और जूट। ये सारी फसलें जो हैं किस में आती हैं? खरीफ की फसलों में ये सब आती हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जी हाँ, आप लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करें और साथ में शेयर करें। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है, बताएंगे। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? टोकरी बनाना, तेल निकालना, सूत काटना या फिर कृषि। दोस्तों अगर बात करी जाएगी ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है, तो ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? कृषि। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है। और कृषि के अंतर्गत ही जो ग्रामीण के लोग हैं और बहुत सारी आय के स्रोत जो हैं बना लेते हैं साथ ही साथ में, जैसे कि आपका हो जाएगा मछली पालन। ठीक है, गांव के लोग मछली पालन भी करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में गांव के लोग पशुपालन, ठीक है, पशुपालन करते हैं। और साथ ही साथ में गांव के लोग क्या करते हैं? गांव के लोग ही क्या करते हैं? बागवानी करते हैं। तो ये सारे जो हैं किसान की आय के स्रोत हैं, ग्रामीण लोगों के आय के स्रोत बन गए हैं, जो कि कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों अगर बात करी जाएगी देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कितना है, तो जीडीपी में
प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 17% है। 17% है। 17% जीडीपी दर जो है प्राथमिक क्षेत्र पर इसका योगदान है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्त देखेंगे। सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? बताएंगे सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। तो सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास और कल्याण करना, ग्रामीण और आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए, या फिर एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योग के विकास के लिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। तो सीडीपी की दोस्तों अगर बात करी जाएगी सीडीपी की, तो सीडीपी का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक बार पुनः सुनेंगे, सीडीपी का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण का चहुमुखी विकास करना, ग्रामीण का चहुमुखी विकास करना, और साथ ही साथ में ग्रामीण को आत्मनिर्भर और प्रयत्नशील बनाना, और साथ ही साथ में एक कृषि आधुनिकीकरण और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ताकि जो है ग्रामीण समुदाय के जो लोग हैं उनको रोजगार का अवसर मिल सके और साथ ही साथ में अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसके उद्देश्य ये सभी हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली कृषि संगणना, पहली कृषि संगणना बताएंगे। पहली कृषि संगणना, पहली कृषि संगणना कब हुई? बताएंगे पहली कृषि संगणना कब हुई? 1970 से 1971, 1985 से 86, 1995 से 96, या फिर 1981 से 82। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी पहली कृषि संगणना, तो पहली कृषि संगणना की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो यह कब हुई? तो 1970 से 71 के बीच में हुई। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, 1970 से 71 में। तो हरित क्रांति के सफल क्रियान्वयन के पश्चात में जो है कृषि की संगणना वर्ष 1970-71 में की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है फसलों का जो है उत्पादकता को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है रानी की वाव, रानी की वाव जो कि 100 रुपए के मुद्रा नोट पर छपी हुई है, वह किस राज्य में स्थित है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रानी की वाव जो 100 रुपए के मुद्रा नोट पर छपी है वह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी रानी की वाव, दोस्तों अगर बात करी जाएगी रानी की वाव की, तो दोस्तों ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे रानी की वाव। तो रानी की वाव की कहाँ पर है? ये है तो गुजरात के पाटन जिले में। किस जिले में? तो गुजरात के पाटन जिले में है। गुजरात के पाटन में स्थित है रानी की वाव। और साथ ही साथ में इसका किसके नोट पर चित्रण है? तो 100 रुपए के नोट पर इसका चित्रण है, अंकन है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। गुजरात के पाटन जिले में स्थित है रानी की वाव। ठीक है, कहाँ स्थित है? गुजरात के पाटन जिले में। और इसे 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व की धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा विश्व की धरोहर में शामिल किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्त देखेंगे। एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? बताएंगे एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? राज्य सरकार, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी एकीकृत जीएसटी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आईजीएसटी। किस नाम से जानते हैं? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुड एवं सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। और ये किसके द्वारा संग्रहित की जाती है? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आईजीएसटी किसके द्वारा संग्रहित की जाती है? तो आईजीएसटी जो है केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित की जाती है। किसके द्वारा?
केंद्र सरकार के द्वारा इसका संग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार। दोस्तों अगर बात करी जाएगी इसमें, जब व्यापारियों द्वारा भारत के किसी अन्य राज्य से सामान खरीदा या बेचा जाता है, जब किसी अन्य राज्य से सामान खरीदा या बेचा जाता है तो उस पर पूर्तिकर्ता व्यापारी के द्वारा एकीकृत जीएसटी लगाया जाता है। तो एकीकृत जीएसटी कब लगता है? जब किसी अन्य राज्य के साथ में खरीदारी की करता है कोई भी, तो उसके ऊपर क्या लगता है? एकीकृत जीएसटी लगता है। और यह जीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका बिल्कुल सीधा उद्देश्य है किसके साथ में व्यापार? तो अन्य राज्य के साथ में अगर व्यापार है, अन्य राज्य के साथ में व्यापार है, अगर खरीदारी है तो उस पर कौन सा जीएसटी लगेगा? तो उस पर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। और किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी की बात करी जाएगी दोस्तों, तो इसके जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। तो दोस्तों जीएसटी भारत में 1 जुलाई सन 2017 को शिवरमन समिति के द्वारा, विजय केलकर समिति के द्वारा ये जो है भारत में लागू किया गया। किस समिति के द्वारा? विजय केलकर समिति के द्वारा 1 जुलाई सन 2017 को 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में लागू किया गया और इसे 289A अनुच्छेद में इसे शामिल किया गया है। किसमें? 289A अनुच्छेद में इसे शामिल किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार कौन 2 बार रहा है? बताएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? कई बार हमने आपको बताया है। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर श्री वी गिरी। तो बताएंगे कौन सा जो है व्यक्ति जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रह चुका है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो अगर बात करी जाएगी कौन है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एक बार देखेंगे कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रह चुके। इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा? तो सन 1952 से, दोस्तों ध्यान रखेंगे, सन 1952 से 62 तक इनका कार्यकाल रहा। 10 वर्षों तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर इन्होंने कार्य किया। अगर बात करी जाएगी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये एक महान शिक्षाविद थे और साथ ही साथ में एक महान टीचर भी थे, एक शिक्षक के रूप में थे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है तिरुतिनी गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? तो लिख लेंगे तिरुतिनी गांव में इनका जन्म हुआ था। और तिरुतिनी ये आपका किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। किस में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों, तमिलनाडु में पड़ता है तिरुतुनु। तो तमिलनाडु में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। और इनका जन्म कब हुआ? तो 5 सितंबर, डेट याद रखेंगे, इनका जन्म कब हुआ? 5 सितंबर सन 1888 को इनका जन्म हुआ। और इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो टीचर्स डे मनाया जाता है। कौन सा दिवस? टीचर्स डे मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, तो सबसे पहले भारत रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1954 से आपका भारत रत्न अवार्ड जो है देना स्टार्ट किया गया, वर्ष 1954 से दोस्तों। तो वर्ष 1954 में सबसे पहले भारत रत्न सम्मान किसे मिला है? तो वर्ष 1954 में भारत रत्न सम्मान 3 लोगों को दिया गया, लेकिन सबसे पहले सम्मान पाने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्राप्त हुआ। तो इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से बनने वाले सभी फैक्ट एक बार आप लोग पुनः देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतिनी गांव में तमिलनाडु में हुआ, 5 सितंबर 1888 को। इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में 2 बार रह चुका है, 1952 से 1962 तक। अगर बात करी जाएगी ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे
राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। पहले उपराष्ट्रपति और साथ ही साथ में दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अगर बात करी जाएगी इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। 1954 को सबसे पहले भारत रत्न सम्मान दिया गया, ये भी फैक्ट है आपका। 1954 को सबसे पहले भारत रत्न सम्मान दिया गया। और भारत रत्न सम्मान किसे मिला, तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। और इनके साथ ही में 2 व्यक्ति और थे जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला, डॉक्टर सर सीवी रमन और साथ ही साथ में सी राजगोपालाचारी। इन 2 व्यक्तियों को साथ ही में दिया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखेंगे भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, बताएंगे। भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11, 12, 9, 8, 9 या फिर 13। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी मौलिक कर्तव्य दोस्तों अगर बात की जाएगी मौलिक कर्तव्य, तो वर्तमान समय में कितने हैं, तो वर्तमान समय में 11 हैं। इसे किस आर्टिकल के तहत शामिल किया गया, तो कौन से अनुच्छेद है इसके लिए, तो 51 का, आर्टिकल 51 का, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्त ध्यान देंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? आपके ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी है 6 और 7, ऑप्शन सी है 11 और 12, या फिर ऑप्शन डी है 5 और 6। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं और 6ठी। 5वीं और 6ठी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है आदिवासियों एवं उनके प्रशासन से जुड़ी हुई अनुसूची है। अगर बात करी जाएगी भारतीय संविधान में, दोस्तों अगर बात करी जाएगी भारतीय संविधान में, अगर दोस्तों बात करी जाएगी कितनी अनुसूचियां हैं, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। कितनी है? 12 हैं, टोटल 12 हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है, बताएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है 370, 382, 371 या फिर 372। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, वर्तमान समय में हटा दिया गया, तो इसे कब हटाया गया है, तो इसे सन 2019 में हटा दिया गया है और 5 अगस्त सन 2019, डेट ध्यान रखेंगे दोस्तों कब हटाया गया, 5 अगस्त सन 2019 को इसे हटा दिया गया। 5 अगस्त सन 2019 को इसे हटा दिया गया है। और इसके अंतर्गत क्या था, तो जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा जो है वापस ले लिया गया। अब जो है जम्मू कश्मीर जो है राज्य कितने यूटी में डिवाइड हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड हो गया। एक तो आपका जम्मू कश्मीर, ये आपकी यूटी में कन्वर्ट हो गए, और साथ ही में आपका एक और है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। तो 2 यूटी बन गई हैं, एक तो आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका हो गया लद्दाख। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान सभा के सदस्य थे, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान सभा के एक सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, फ्रैंक एंथोनी या फिर MK गांधी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन
एक संविधान सभा के सदस्य थे। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों अगर बात करी जाएगी संविधान सभा के एक सदस्य थे, तो कौन एक सदस्य थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के साथ ही साथ में इसमें कौन कौन शामिल थे, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये सब लोग इसमें शामिल थे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी संविधान सभा की, दोस्तों संविधान सभा की बात करी जाएगी तो संविधान सभा की बात करी जाएगी तो संविधान सभा का गठन कब हुआ, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे संविधान सभा का गठन कब हुआ। सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ। कब हुआ, नवंबर 1946 में इसका गठन हुआ था। नवंबर 1946 में इसका गठन हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसकी पहली बैठक जो है दोस्तों, पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, तो पहली बैठक में 207 सदस्य इसमें उपस्थित थे। प्रथम बैठक में कितने सदस्य, तो प्रथम बैठक में लगभग 207 सदस्य इसमें उपस्थित हुए थे। किस मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ, बताएंगे किस मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस मिशन के सुझाव के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्त बताएंगे। तो कैबिनेट मिशन, नाम याद रखेंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन यहाँ पर लिख रहे हैं हम, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन की योजना के सुझाव के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। अगला जो प्रश्न क्या उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या फिर दृष्टि वैषम्य। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोपिया। जब निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं तो इसे क्या कहते हैं, मायोपिया। मायोपिया को हिंदी में क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। अगर बात करी जाएगी दोस्तों, अगर बात करी जाएगी हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया ये आपका दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। दोस्तों अगर बात करी जाएगी निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है पास की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, तब निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें किस रेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसे आप लोग याद रखेंगे, निकटाव। क्या याद रखेंगे, निकटाव। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए आप ये याद रखेंगे, निकटाव से क्या निकल के आता है, निकट से एक निकल के आता है निकट, और एक निकल के आता है आव। क्या निकल के आता है, आव। और आव से हमारा क्या बन जाएगा, आव से हमारा बन जाएगा अवतल लेंस। क्या बन जाएगा, अवतल लेंस। अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, बताएंगे ट्रिक कैसी लगी, निकट दृष्टि दोष के लेंस को पता लगाने के लिए कैसी आपको ट्रिक लगी। निकट दृष्टि दोष की दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो जब भी आपसे पूछा जाए कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष में यूज किया जाता है तो आप लोग बस यही याद रखना, निकटाव। तो निकट प्लस आव, तो निकट दृष्टि दोष में आव से अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अब जो है पूछा जाए दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो जब आपको पता है निकट में अवतल प्रयोग किया जाता है तो दूर में कौन सा प्रयोग किया जाएगा, तो दूर में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाएगा। दूर में कौन सा प्रयोग किया जाएगा, दूर में उत्तल प्रयोग किया जाएगा। अपने हर एक टॉपिक को आसानी तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। प्रतिदिन हम आपके लिए ट्रिक्स से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ रहे हैं और अच्छे से अच्छा जो है उसमें आपके लिए
कंटेंट में इंक्लूड कर रहे हैं हम आपके लिए। तो आप सभी लोग हमारे सेशन से ज़रूर जुड़ेंगे और साथ ही साथ यूपी तपेलसी पेट एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए, सामान्य ज्ञान में बेस्ट स्कोर करने के लिए प्रतिदिन रात में 8 बजे अवश्य जुड़ेंगे। तो अगर बात करी जाएगी दोस्तों मायोपिया के बारे में, आपने समझ लिया है कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। हाइपर मेट्रोपिया किसे कहते हैं? तो हाइपर मेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तना शीर्ष में, परागकण में, पुंकेसर में या फिर मूल शीर्ष में? तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो है प्रजनन कोशिका में होता है। किसमें होता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? प्रजनन कोशिकाओं में होता है। प्रजनन कोशिकाओं में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, तो यह किसमें होता है? पुंकेसर में होता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, जब आपसे पूछा जाए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो प्रजनन कोशिकाओं में होता है। अगर पूछा जाए समसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो समसूत्री दोस्तों अगर पूछा जाए तो ये कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में आपका क्या होता है? तो कायिक कोशिकाओं में आपका समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और अगर बात करी जाएगी, पुनः एक बार हम रिवाइज करवाते जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रजनन की कोशिकाओं में होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। अगला प्रश्न क्या है? तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार का होता है? दूर दूर होते हैं, बारीक से नहीं बंधे होते हैं, बहुत बारीक बंधे होते हैं या कम बारीक से बंधे होते हैं? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में अवयव जो है बहुत बारीक और सघन होते हैं। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत बारीक बंधे होते हैं और बहुत ही सघन होते हैं। बहुत ही सघन होते हैं और आपस में बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर बात करी जाएगी जब तरल पदार्थ की, तो इनके मध्य में किस बल के द्वारा जुड़े होते हैं? तो अंतराणविक बल से जुड़े हुए थे। अंतराणविक बल से जुड़े हुए होते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त देखेंगे। गेहूं में बेकिंग की गुणवत्ता किसके कारण होती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, फटाफट से बताएंगे। गेहूं में ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। गेहूं में बेकिंग की गुणवत्ता किसके कारण होती है? तो गेहूं में बेकिंग की गुणवत्ता किसके कारण होती है? ग्लूटेनिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं में बेकिंग की गुणवत्ता जो है ग्लूटेनिन के द्वारा होती है। किसके द्वारा? ग्लूटेनिन के द्वारा होती है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं में बेकिंग की गुणवत्ता ग्लूटेनिन के द्वारा पाई जाती है। अगर बात की जाएगी गेहूं में कुल प्रोटीन का कितना भाग होता है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। गेहूं में प्रोटीन का कितना भाग होता है? तो गेहूं में प्रोटीन का लगभग 47% भाग होता है। 47% भाग होता है ग्लूटेनिन प्रोटीन का भाग होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती हैं? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती हैं? 25 कैलोरी, 100 कैलोरी, कोई नहीं, कोई कैलोरी नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों कैलोरी जो है ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? कैलोरी जो है ऊर्जा की इकाई होती है दोस्तों। तो अगर बात करी जाएगी 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 लीटर पानी में कोई भी कैलोरी नहीं होती है, क्योंकि पानी में कोई भी कैलोरी नहीं होती है। और कैलोरी की अगर बात की जाएगी, कैलोरी किसकी इकाई होती है? तो कैलोरी ध्यान रखेंगे, कैलोरी आपके लिए अगर आ गया है ये शब्द तो इसके बारे में जान लेंगे। कैलोरी तो कैलोरी किसकी इकाई होती है? तो कैलोरी जो है ऊर्जा की इकाई होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।
मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अब ये जो प्रश्न आ रहे हैं तो 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे करंट अफेयर के जनवरी से जून माह तक वाला सेशन नहीं देखा है तो फटाफट से आप सभी लोग उस सेशन को अवश्य देखेंगे, क्योंकि आपका यूपीएससी पेट एग्जाम में 10 नंबर की करंट अफेयर आने वाली है। एकदम बहुत ही क्या कहते हैं, एक अपना विशेष प्रभाव छोड़ने वाली है आपके पेपर के ऊपर। तो आप यूपीएससी पेट एग्जाम में हमारी जनवरी से जून माह तक की महा मैराथन को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे बाहर आपका जनवरी से जून माह तक का कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। उसके आगे हम आपको अभी बहुत जल्द ही क्लास में करवाने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखेंगे। वर्ष 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर किस राज्य में दर्ज की गई है? बताएंगे। वर्ष 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर किस राज्य में दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या फिर तेलंगाना। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कम मातृ मृत्यु दर किस राज्य में दर्ज की गई है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान क्या है? तो शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान नाम याद रखेंगे, शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री। और मंगू भाई छगन भाई पटेल क्या हैं? वहाँ के राज्यपाल हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा कि वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड या फिर रूस। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो अगर बात की जाएगी 31वें दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? वियतनाम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे। नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? मई महीने के तीसरे बुधवार को, मार्च महीने के तीसरे बुधवार को, या मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, या फिर नवंबर महीने के दूसरे बुधवार को। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे। तो नो स्मोकिंग डे की अगर दोस्तों बात करी जाएगी तो ये मार्च महीने के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। मार्च महीने के तीसरे बुधवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मार्च महीने के तीसरे बुधवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी नो स्मोकिंग डे तो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। किस बुधवार को मनाया जाता है? दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, ना कि तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। मार्च महीने के दूसरे बुधवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान को 9.5 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ठीक बताएंगे। तो वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 8.3%, 7.5% या फिर 9.1% या फिर 8.5%। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 9.1%। क्या है सही आंसर है? 9.1% इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? भारत को, यूके को, नेपाल को या फिर जापान को। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विश्व के सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने प्राइमरी एवं प्री प्राइमरी छात्रों के लिए
ध्यान से देखेंगे, किस राज्य सरकार ने प्राइमरी एवं प्री प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय नाम से ओपन क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? बताएंगे। परय शिक्षालय ओपन क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है प्राइमरी तथा प्री प्राइमरी छात्रों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के द्वारा परय शिक्षालय नाम से ओपन क्लासरूम लाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेकथ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? बताएंगे। कौन सा भारतीय स्टार जो है स्टार खिलाड़ी है जिसे प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेकथ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली या फिर लक्ष्य सेन। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की अगर बात करी जाएगी तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? गोल्ड पदक। और ये किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक, जिसे हम लोग जेवलिन थ्रो के नाम से जानते हैं। भाला फेंक, भाला फेंक। तो भाला फेंक में इन्होंने टोक्यो के ओलंपिक में भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, भारत को गोल्ड दिलाया था। तो इसलिए इन्हें किस नाम से जाना गया? तो गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय के नाम से जाना गया। और इनकी पुस्तक एक है इनके नाम की एक पुस्तक है ए गोल्डन बॉय, ए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ये एक पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे किसके द्वारा लिखी गई। ए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसके द्वारा लिखी गई? अगर बात की जाएगी भाला फेंक की, तो दोस्तों भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो गोल्डन बॉय, ए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों सभी लोग ध्यान रखेंगे, यह पुस्तक जो है नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? नवदीप सिंह के द्वारा लिखी गई, जिसमें नीरज चोपड़ा के जीवन का चित्रण किया गया है। ए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो यह पुस्तक नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप लोग ध्यान रखेंगे। नवदीप सिंह गिल। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली प्रथम भारतीय कंपनी बन गई है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली प्रथम भारतीय कंपनी बन गई है? डॉबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आदित्य बिरला समूह या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए। एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? डाबर इंडिया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहर के वितरण में से किस भाषा में वितरण को निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण जो है निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है? अंग्रेजी, हिंदी, तमिल या फिर संस्कृत। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है हिंदी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हेन द रिवर स्लीप्स, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अनुराधा राय, विक्रम सेठ, शोभा डे, स्टेरीन कौर। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी व्हेन द रिवर स्लीप्स, तो यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्टेरीन कौर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी व्हेन द रिवर स्लीप उपन्यास स्टेरीन कौर के द्वारा लिखी गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त बताएंगे। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में कब हुई? बताएंगे। कल्पना चावला की मृत्यु जो है अंतरिक्ष मिशन में कब हुई? तो 1 जनवरी 2003, 5 फरवरी 2003,
3 फरवरी 2003 या फिर 1 फरवरी 2003? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी कल्पना चावला की, तो दोस्तों कल्पना चावला की मृत्यु जो है अंतरिक्ष के मिशन में कब हुई? 1 फरवरी सन 2030 को। 1 फरवरी सन 2030 को। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, एक भारतीय अमेरिकी यात्री थी। और इनका जो है इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नासा स्पेस से, ठीक है, उड़ान भरी थी। लेकिन इसके जो है जब यह वापस वहाँ से लौट रही थी तो इनका जो है दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो अगर बात की जाएगी कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला जो है एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, लेकिन ये भारतीय मूल की प्रथम महिला थी, ठीक है, भारतीय मूल की प्रथम महिला थी, यह भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, मारिया एस्टेला पेरान, या फिर स्वेतलाना सावित्स्काया, या फिर के कोट्टी? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो विश्व की पहली महिला यात्री वैलेंटीना, नाम याद रखेंगे, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और अगर बात करी जाएगी तेरेस्कोवा ये किस देश की रहने वाली थी? तो ये रूस की रहने वाली थी, सोवियत संघ रूस की रहने वाली थी। वैलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की रहने वाली थी। दोस्तों अगर बात की जाएगी रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, बताएंगे। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है, छाप देंगे कमेंट सेक्शन में, रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी क्या है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। साथ ही साथ में आपको बताना है रूस की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है। रूस की राजधानी दोस्तों है मॉस्को। मॉस्को कहाँ की राजधानी है? मॉस्को है रूस की राजधानी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए रूस की कैपिटल क्या है, तो रूस की कैपिटल है रूबल। दोस्तों क्या है? रूबल है रूस की कैपिटल, रूबल है रूस की मुद्रा। दोस्तों अगर बात की जाएगी रूस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नाम याद रखेंगे, व्लादिमीर पुतिन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया गया है, बताएंगे। मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया गया अभी हाल ही में? एनएसएस वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, एनएसओ वर्कर, या फिर अम्बाबाड़ी वर्कर? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी मदर यशोदा पुरस्कार की दोस्तों, तो अगर बात की जाएगी मदर यशोदा पुरस्कार, तो यह पुरस्कार सरकार के महिला व बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? महिला व बाल विकास के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस बार यह पुरस्कार किसे मिला है? तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिला, आंगनबाड़ी केंद्रों को यह पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताना है घूमर लोक नृत्य कहाँ का है। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो घूमर लोक नृत्य की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो घूमर लोक नृत्य कहाँ का है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अति महत्वपूर्ण है, बिहार का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, या फिर छत्तीसगढ़ का है। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो घूमर लोक नृत्य ये जो है राजस्थान राज्य का है। किस राज्य का है? राजस्थान राज्य का है घूमर लोक नृत्य। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। और यह बहुत ही प्रिय परंपरागत लोक नृत्य है और यह भील जनजाति के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगर बात की जाएगी राजस्थान के अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण नृत्य है तो उनको आप लोग याद कर लेंगे। तो राजस्थान की बात करी जाएगी दोस्तों, तो राजस्थान में पानी की कमी है, तो इसलिए वहाँ पर कौन सा लोक नृत्य होता है? तो पानी की कमी से याद रखेंगे पनिहारी। हम आपको नाम याद करवा रहे हैं, आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। पानी की कमी है तो कौन सा? पनिहारी, ठीक है। और अगर बात की जाएगी राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी किसके जैसे चुभती है? सुई के जैसे चुभती है। तो सुई सिनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो सुई सिनी राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान की लोक नृत्य। घापाल, घापाल कहाँ का लोक नृत्य है? तो घापाल आपका कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है घापाल। अगला जो दोस्तों है आपका गढ़, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन से है बताएंगे। छत्तीसगढ़ की दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है, एक तो आपका हो गया गाड़ी, क्या हो गया?
गाड़ी, गाड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और रहस, पांडवानी बताएंगे, पांडवानी, पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? तो पांडवानी छत्तीसगढ़ का है। रहस कहाँ का है? तो रहस ये आपका छत्तीसगढ़ का है, ध्यान रखेंगे। सुआ नाचा, सुआ, सुआ कहाँ का है? तो सुआ छत्तीसगढ़ का है। और नाचा कहाँ का लोक नृत्य है? तो नाचा भी आपका छत्तीसगढ़ का है। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। फिर दोस्तों अगर बात करी जाएगी बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं, लोक नृत्य होते हैं, सॉरी। तो लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? तो बिहार में होता है विदेशिया, क्योंकि बिहार के लोग कहाँ कमाने जाते हैं? विदेश में। तो इसे याद रखेंगे, कौन सा है? विदेशिया। और कौन सा? जाट जाटिन, जाट जाटिन कहाँ का है? तो जाट जाटिन लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है? तो जाट जाटिन दोस्तों बिहार का है, याद रखेंगे। जाट जाटिन कहाँ का है? बिहार का है। एक और है बहुत अच्छा है, बखो बखैने, बखो बखैन, बखो बखैन कहाँ का लोक नृत्य है बताएंगे? बखो बखैन। तो बखो बखैन जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। तो इसमें हमने आपके बिहार के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य बताए हैं। आपका प्रश्न था घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर राजस्थान का है। राजस्थान के और कौन कौन से हैं? पनिहारी, सुई, घापाल कहाँ के हैं? राजस्थान के। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ के हैं, गढ़ से हमारा बनता है गाड़ी, तो गाड़ी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और उसके बाद पांडवानी रह सुआ नाचा, पांडवानी रह सुआ नाचा कहाँ के हैं? तो ये भी आपके छत्तीसगढ़ के। बिहार राज्य के कौन कौन से हैं? विदेशिया, जाट जाटिन और आपका बखो बखैन कहाँ के हैं? तो ये आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी है? फटाफट से बताएंगे, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी है? नेक चंद सैनी, अल्बर्ट मेयर, मैकेज नोवेकी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की, तो इसकी नींव किसने रखी? तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव नेक चंद सैनी के द्वारा रखी गई है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, नेक चंद सैनी के द्वारा इसकी रखी गई है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 12 नवंबर, 5 मई या फिर 2 फरवरी? कब मनाया जाता है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी विश्व निमोनिया दिवस की, तो विश्व निमोनिया दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। यह कब से मनाया जा रहा है? तो सन 2009 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। सन 2009 से 12 नवंबर को कौन सा दिवस? 12 नवंबर, 12 नवंबर निमोनिया दिवस, याद रखेंगे 12 नवंबर निमोनिया दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, NFPA का विस्तृत रूप क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, NFPA का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन या फिर न्यू फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन या फिर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन या फिर आपका डी ऑप्शन है नेशनल फूड प्रोटेक्शन एसोसिएशन? सही आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे फटाफट से। तो अगर बात करी जाएगी NFPA, तो इसका विस्तृत रूप क्या है? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या है? संस्था है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा जो है बिजली से तथा जो है आपका बिजली के वजह से जो खतरों से जो मौतें हो जाती हैं या फिर चोट लग जाती है और इससे संपत्ति का जो आर्थिक नुकसान हो जाता है, तो उसके रोकने का प्रयास इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? बताएंगे पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं लीनिंग, लीनिंग। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लीनिंग टावर ऑफ पीसा किस देश में है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा किस देश में है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, लीनिंग टावर ऑफ पीसा किस देश में? तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो यह किस देश में स्थित है? तो यह इटली में स्थित है, इटली, इटली में स्थित है।
इटली इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहला क्रिकेट T20 विश्व कप जीता था, बताएंगे। पहला क्रिकेट T20 विश्व कप जीता था, किस देश ने पहला क्रिकेट T20 विश्व कप जीता था? भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने या फिर पाकिस्तान ने? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी पहला T20 क्रिकेट विश्व कप कब जीता गया, तो पहला क्रिकेट T20 विश्व कप 24 सितंबर 2007 को जीता गया। कब जीता गया? 24 सितंबर 2007 को जीता गया। और यह पहला T20 विश्व कप किसके द्वारा जीता गया? भारत के द्वारा जीता गया। भारत, अपने भारत के द्वारा जीता गया। और भारत ने इसमें किसको हराया? तो भारत ने इसमें पाकिस्तान को हराया। किस देश को हराया? पाकिस्तान देश को हराया था। पाकिस्तान को हराया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, किस देश को हराया था? पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान को हराया था, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान को हराया था, ध्यान रखेंगे। और ये मुकाबला कहाँ खेला गया था? तो जोहान्सबर्ग में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? जोहान्सबर्ग में खेला गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जोहान्सबर्ग में यह मुकाबला खेला गया था। तो आज का सेशन हमारा बस यहीं तक था। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग प्रतिदिन हमारे साथ में यूपी TSSC पेट एग्जाम में सामान्य ज्ञान में 50 में 50 नंबर का स्कोर कर सकते हैं। अगर आप हमारी क्लास से प्रतिदिन जुड़ेंगे तो 50 में 50 नंबर का स्कोर अवश्य करेंगे। हमारी शुरुआत से क्लासेस प्रैक्टिस सेट की अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। साथ ही साथ में हम आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे सेशन से अवश्य जुड़ेंगे। प्रतिदिन शाम को 8 बजे अवश्य जुड़े। कब जुड़ना है? प्रतिदिन शाम को 8 बजे अवश्य जुड़े। प्रतिदिन शाम को 8 बजे अवश्य जुड़े। सभी दोस्तों को जुड़ना है हमारे सेशन से, तो प्रतिदिन शाम को अवश्य जुड़े। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में वही कहना चाहते हैं जो हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।